ठीक है, एक लाइन में इसका परिभाषा, ठीक है। जब सत्ता का विभाजन, जब सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरकारों के बीच हो, तब ऐसे सरकार को या ऐसी व्यवस्था को संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अगेन कोई आपसे पूछे कि संघीय व्यवस्था क्या है, आप आसानी से डिफाइन इसको एक लाइन में कर सकते हो कि जब सत्ता यानी पावर का डिवीजन दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में होता है, तब ऐसी सरकार को संघीय व्यवस्था वाली सरकार कहा जाता है। जैसे अपने देश के अंदर में ये जो संघीय व्यवस्था किस रूप में काम करती है, तो आप जानते हो कि भारत में जो सरकारें हैं उसके 3 स्तर है। सरकार के जो है 3 स्तर है, आपको मैंने बताया। पहला एक केंद्र पर, राष्ट्र के स्तर पर, एक दूसरा राज्य के स्तर पर, और एक तीसरा स्थानीय या निचले स्तर पर। ठीक है जी। केंद्र के स्तर पर जो सरकार है उसको तुम लोग जिस नाम से जानते हो उसको हम लोग भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना। जिसका सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। इसी प्रकार से राज्य के स्तर पर जो सबसे प्रमुख सरकार होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री। और आपको पता है कि स्थानीय सरकारें ये भी 2 रूपों में काम करती है, एक गांव के अंदर में और एक शहरों के अंदर में। ठीक है ना। गांव के अंदर में जो स्थानीय सरकार काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है जी। और शहरी स्तर पर जो सरकारें काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है जी। और ग्राम पंचायत और नगर पालिका को भी संविधान संशोधन करते हुए संविधान में दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 और भारतीय संविधान के भाग 9 का में 73वां संविधान संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत को और 74वां संविधान संशोधन करते हुए नगर पालिका को, ये 1992 में संविधान संशोधन आया था। और इन 2 संस्थाओं को, ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को, भाग 9 में ग्राम पंचायत को और भाग 9 का में नगर पालिका को किस प्रकार का दर्जा दिया हुआ है? संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट भी आगे आकर के 2 भागों में बढ़ जाता है, एक गांव के स्तर पर और एक शहर के स्तर पर। ठीक है जी। अब जब आप भारतीय संविधान की अनुसूची जब आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। ठीक है जी। 7वीं अनुसूची पढ़ाते हुए आपके टीचर ने जो है सो बताया होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना जी। 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। और प्रत्येक सूची में जो रखे गए विषय है उन विषयों पर वही सरकारें कानून बना सकती है, कोई सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे संघ सरकार के अंतर्गत में जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, डाक हो गया। एक अच्छा उदाहरण है मुद्रा, करेंसी। आपने देखा कि 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी टीवी पर रात को 8 बजे आए और उन्हें पूरे देश के सामने एक अचानक से संबोधन किया कि पुराने जो प्रचलित 500 और 1000 के जो नोट हैं आज से 12 बजे रात से क्या कर दिया था? बंद कर दिया। कोई सरकार इसमें दखल देकर के मोदी जी को यह नहीं कर सकती थी कि तुमने पुराने नोट क्यों बंद किया और नए नोटों का प्रचलन क्यों किया, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो मुद्रा है वो संघ सूची का विषय है। तो ऐसी स्थिति में करेंसी पर यानी उस देश में चलने वाली रुपयों पर जो फैसला लेने का हक अधिकार होगा वो केंद्र की सरकार का होगा, भारत की सरकार का होगा। इसी प्रकार से राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हो इसके अंतर्गत होता है पुलिस है, वन है, स्वास्थ्य है, कृषि है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय शराब, इसके उदाहरण से समझ सकते हो। अब शराब जो है सो कैसा विषय है भैया? तो शराब राज्य सूची का विषय है। अब शराब किसी राज्य के अंदर में चालू रहेंगे या बंद रहेंगे या किस प्रकार से शराब की व्यवस्था काम करेगी, शराब की दुकान कितना बजे से कितना बजे तक चालू रहेगा, कितना से कितना बजे तक बंद रहेगा, ये सब कुछ निर्णय लेने का अधिकार उस राज्य के सरकार के ऊपर में। जैसे भारत में जितने सारे राज्य हैं उनमें से अपना राज्य बिहार के अंदर में ये जो शराब है वो 1 अप्रैल 2016 से बंद है। अब नरेंद्र मोदी जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है तो बिहार के लोगों का भी प्रधानमंत्री है। अब शराब जो विषय है वो राज्य का, तो इसमें नीतीश की सरकार ने अपने राज्य के अंदर में बंद किया हुआ है।
तब यहाँ पर नरेंद्र मोदी फोन करके नीतीश कुमार को और कहते कि भैया मैं बिहार का भी प्रधानमंत्री हूं, तो तुम यहाँ पर शराब चालू कर दो, यहाँ पर शराब को तुमने बंद क्यों किया? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा नहीं कर सकते थे। तब क्योंकि सामने तुरंत आ जाएगा कि नीतीश कुमार कहते कि भैया पता है ये जो शराब है ना वो राज्य सूची का विषय है और इस पर हम बंद रखेंगे कि चालू रखेंगे ये सब कुछ हमारा अधिकार है ना? तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये जो विषय है संविधान ने उसको बंटवारा किया हुआ है और बंटवारा कर करके प्रत्येक सरकारों को अपना ताकत अपना उसका शक्ति दिया हुआ रखा हुआ है और एक सरकार दूसरे सरकार के कामों में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक तीसरा होता है समवर्ती, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इस सूची में रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों ही सरकारों का है। ठीक है ना जी, संघ और राज्य दोनों ही सरकारों का है। ठीक है, अब समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें दोनों सरकारें कानून जब बनाती है तो ऐसी स्थिति में जब कभी राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून और केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून में किसी प्रकार का टकराव हो जाए, जैसे एक विषय में लेते हैं शिक्षा, शिक्षा जो है तो समवर्ती सूची का विषय है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार सरकार के अंतर्गत चलने वाला कोई टेक्स्ट बुक उसमें मान